पानी की जो विकट समस्या थी, किसानों की सिंचाई की जो समस्या थी, यहाँ पर कृषि प्रधान हमारा ये जो क्षेत्र है विराटनगर विधानसभा, ये मुख्य रूप से कृषि का क्षेत्र है। यहाँ किसी प्रकार का संसाधन कृषि के लिए पानी की व्यवस्था ही नहीं थी। 4100 करोड़ 4100 करोड़ के लागत से यहाँ पर श्री राम सेतु जल परियोजना जो है, इसमें यहाँ के 3 बड़े बांधों को यहाँ के यशस्वी विधायक महोदय ने जुड़वाने का काम किया है। जैसा कि मैं बात करूं तो यहाँ के जो युवाओं हैं, रोजगार के ऊपर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध है या बाहर जाना पड़ता है इस चीज़ के लिए? ये एक बड़ी विकट समस्या रही है। ये पूर्ववर्ती सरकारों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे परिक्षेत्र में रीको का कोई स्थान चिन्हित नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार दलित पत्रकार से, और आज हम हैं कोटपूतली बहरोड ज़िले के विराटनगर विधानसभा में। और आज हम यहाँ पर आम जनता से बात करेंगे, यहाँ की समस्याओं को लेकर, यहाँ के विकास को लेकर, क्या यहाँ समस्याएं हैं और कितना क्या विकास हो पाया है यहाँ पर। तो आइए हम जानते हैं जनता से सीधी बात। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपका नाम साहब? मेरा नाम महेंद्र कुमार सैनी है। मैं यहाँ विराटनगर का मूल निवासी हूँ। तो साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ की आपकी विराटनगर विधानसभा में जो वर्तमान समय में जो प्रमुख समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं साहब? ऐसी कोई समस्या वर्तमान में है नहीं। विगत पूर्ववर्ती सरकार के समय जो समस्याएं, जो दुख, जो पीड़ाएं हमने झेली, उन सब समस्याओं से धीरे धीरे हमारे यहाँ के यशस्वी विधायक श्री कुलदीप जी धनखड़ उनका समाधान कर रहे हैं। और बहुत ही बड़ी सौगात है विराटनगर को। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान विधानसभा से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के आशीर्वाद से यहाँ विराटनगर में लेकर के आए हैं। मैं देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो इस पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी में आपका स्वागत करना चाहूँगा। इस समय हम महाभारत कालीन ऐतिहासिक जो नगरी है विराटनगर, जहाँ पांडवों ने भी अपना अज्ञातवास बिताया, इसी प्रकार से लगभग आज़ादी के इस 75 वर्ष बाद में भी मुझे लगता है कि विराटनगर अपना अज्ञातवास ही बिता रहा था। एक ऐसे विकास पुरुष ने लगभग 2.5 वर्ष पहले यहाँ पर अपनी विजयश्री को प्राप्त करके इस विराटनगर को, इसके सुनहरे जो अक्षर थे, जो पूरे भारतवर्ष में पहचाना जाता था, इसको फिर से उन अक्षरों पर लिखने का, उन सुनहरे अक्षरों में लिखने का कार्य किया है। मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा आपको कि सबसे बड़ा मुद्दा था पेयजल का। पानी की जो विकट समस्या थी, किसानों की सिंचाई की जो समस्या थी, यहाँ पर कृषि प्रधान हमारा ये जो क्षेत्र है विराटनगर विधानसभा, ये मुख्य रूप से कृषि का क्षेत्र है। यहाँ किसी प्रकार का संसाधन कृषि के लिए पानी की व्यवस्था ही नहीं थी। 4100 करोड़ 4100 करोड़ के लागत से यहाँ पर श्री राम सेतु जल परियोजना जो है, इसमें यहाँ के 3 बड़े बांधों को यहाँ के यशस्वी विधायक महोदय ने जुड़वाने का काम किया है। ऐसी सौगात जो जन्म जन्मांतर कभी मिटने वाली नहीं है। ये विराटनगर वासी ऐसे भागीरथ का तहे दिल से स्वागत करते हैं जिन्होंने इस विराटनगर में 4 चांद लगाने का कार्य किया है। ये तो बात हो गई पेयजल की। जो पेयजल की जो कमी थी यहाँ पर पूरी करी गई है। और अब हम बात करते हैं सड़क विकास कार्यों की। तो यहाँ सड़क विकास कार्यों पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या है यहाँ सड़क विकास कार्य? पत्रकार जी, यहाँ पर अभी जो सड़क विकास कार्य की अपन बात करें तो अभी भाजपा सरकार बनने के बाद में 3 से 4 MDR रोड अभी नए स्वीकृत हुए हैं, जिनका निर्माण कार्य चालू है। और इनका जो धरातल पर जो कार्य है वो भी चालू है। और आपको आने वाले समय में जल्दी आपको इसका नज़र आ जाएगा कि बहुत जल्दी उन पर गाड़ियाँ दौड़ेंगी और लोगों को ये सौगातें मिल रही हैं और मिलेंगी। बहुत जल्दी ये काम बन के तैयार होके और लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया होंगी। जैसे कि हम यहाँ पर अगर स्कूलों और कॉलेजों शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो शिक्षा का कितना क्या विकास है इधर? शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो पहले यहाँ विराटनगर में कॉलेज, पिछले कार्यकाल में कॉलेज का घोषणा हुई थी, लेकिन वो 1-2 कमरों में यहाँ चल रही थी स्कूल में। उसका अभी जो वर्तमान सरकार, भाजपा सरकार बनने के बाद में, विधायक कुलदीप जी आने के बाद में एक नया भवन बनकर तैयार हो गया है और उसमें शिफ्ट कर दी गई है। और अभी नई फैकल्टियाँ और नए सब्जेक्ट भी जुड़े हैं उसमें, तो यहाँ पर इसमें भी सुधार हुआ है। जैसा कि मैं बात करूं तो यहाँ के जो युवाओं हैं, रोजगार के ऊपर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध है या बाहर जाना पड़ता है इस चीज़ के लिए?
ये एक बड़ी विकट समस्या रही है। ये पूर्ववर्ती सरकारों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे परिक्षेत्र में रिको का कोई स्थान चिन्हित नहीं किया। ये लगभग बड़ी समस्या है, पिछले दशकों से चली आ रही है और इस समस्या पर हमारी भाजपा सरकार कार्य कर रही है और बहुत जल्द हम रिको क्षेत्र की स्थापना करेंगे। हमारे यशस्वी विधायक महोदय का एक बड़ा एजेंडा है कि हमारे स्थानीय नवयुवकों को यहीं पर एक रोज़गार मिले, यहीं पर उनकी जो आजीविका है उसका संचालन हो। तो बहुत जल्द हम रिको क्षेत्र के बारे में हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा लगातार हमारे विधायक महोदय की हो रही है और इसी कार्यकाल में हम रिको क्षेत्र की स्थापना करने का पुरजोर प्रयास करेंगे। जैसा कि यहाँ पर थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में खनन क्षेत्र की जो माफिया होते हैं या भूमाफिया हैं, उनका भी मतलब ये मुद्दा उठता रहता है, तो इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए, मैं बता दूं, यहाँ विराटनगर विधानसभा में इस प्रकार का अनलीगल मेरे हिसाब से कोई खनन कार्य होता नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है और यहाँ का प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है और इस प्रकार का अगर कोई कार्य होता भी होगा तो आप उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दे, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और वर्तमान में मेरी नज़र में ऐसा कोई अवैध खनन कार्य यहाँ विराटनगर परिक्षेत्र में होता नहीं है, क्योंकि ये तो पौराणिक स्थली है। यहाँ की पहाड़ियाँ ऐतिहासिक पहाड़ियाँ हैं। एक कोने में बात करें तो भगवान आराध्य गणेश जी महाराज बैठे हैं, एक कोने में बात करें तो ऐतिहासिक पांडवकालीन भैरव मंदिर है, ऐतिहासिक भीमसेन जी का मंदिर है, एक तरफ बात करें तो 51वां शक्तिपीठ माँ मनसा माता का मंदिर स्थित है। इसलिए यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, लगभग सभी क्षेत्र पौराणिक रूप से यहाँ पर संरक्षित है। और जैसे कि मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर जो क्राइम रेट है वो कितना क्या है, शांत है माहौल या थोड़ा सा? देखिए, बिल्कुल शांत है। मैं बात करता हूँ पूर्ववर्ती सरकार के समय यहाँ पर विराटनगर में बस स्टैंड पर और जगह जगह गोलियाँ चली थी, लेकिन इस 2.5 वर्ष के राम राज्य में अभी तक ऐसी घटनाएं हमें देखने को नहीं मिली है। ये एक यशस्वी विधायक महोदय का एक परिचय है कि जिस प्रकार की उन्होंने परिकल्पना विराटनगर वासियों को एक सौगात के रूप में दी थी, एक राम राज्य का जो सपना दिखाया था, उस ओर हम धीरे धीरे हमारे कदम बढ़ा रहे हैं और साक्षात रूप से हम दृश्य को परिदृश्य के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा मित्र कि हमारे इस नगरपालिका क्षेत्र में हम अभाव रूप से जीवन जी रहे थे। हमारे 6-6, 7-7 दिन में पेयजल के रूप में पानी आता था। आज हम प्रत्येक दिन उसकी सप्लाई देने में सक्षम हुए हैं और हमारे विधायक महोदय ने लगभग 10 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर पाइपलाइन बिछाने का काम किया है और लगभग 3.5 लाख लीटर का बड़ा पानी को संरक्षित रखने के लिए एक टंकी का निर्माण किया है। यहाँ पर लगभग 7 करोड़ की लागत से नगरपालिका क्षेत्र में नई सड़कों का जाल बिछाने का कार्य जल्द शुरू हो रहा है, उसके टेंडर हो चुके हैं। यहाँ आधुनिक बस स्टैंड, जिस प्रकार से आज हम खड़े हैं, कोई साधन रुकने का स्थान तय नहीं है, बस रुकने का स्थान तय नहीं है, हम उसको एक बड़ी लागत के साथ में हमारी पंचायत समिति विराटनगर जो बस स्टैंड के पास में है, उसके पीछे हम उसने उसके लिए बजट आवंटित करवा दिया है। हमारा स्थान चिन्हित हो गया है और सबसे अनमोल सौगात पत्रकार महोदय मैं आपको बता दूं कि हमने एक विधानसभा में 2 उप जिला अस्पताल ला करके ऐतिहासिक इतिहास रचा है। हमारे विराटनगर जो हमारी विधानसभा का मुख्यालय है, यहाँ पर हमने उप जिला अस्पताल की घोषणा हो चुकी है, इसके टेंडर हो चुके हैं और इसके लिए जो ज़मीन है 11 बीघा वो अलॉट हो चुकी है। और हमारे पावटा जो हमारा उपखंड क्षेत्र है विराटनगर विधानसभा का, इसमें हमारे हॉस्पिटल का निर्माण कार्य लगभग शुरू हो चुका है। अभी क्या स्थिति है स्वास्थ्य चिकित्सालय अस्पतालों वगैरह? बहुत शानदार है, बहुत शानदार, ऐतिहासिक और अकल्पनीय। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारे कस्बे में इस प्रकार से उपजिला अस्पताल की भी सौगात आएगी। ये विराटनगर क्षेत्रवासियों के लिए एक अनमोल सौगात है। जैसा कि अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जो पूर्व विधायक थे इंदिरा सिंह गुर्जर जी, उनके समय में कितना क्या विकास हो पाया यहाँ पर? पिछली सरकार में पूर्व विधायक जो थे उनके समय में ऐसा कोई खास विकास हुआ नहीं। अब छोटे मोटे कोई काम हुए वो बात अलग है और जनता त्राही त्राही कर रही थी। और सबसे बड़ा पाप तो उन्होंने किया था कि विराटनगर को कोटपुतली बहरोड ज़िले में जोड़कर, जिसका हमें आज भी हमें पश्चाताप है और हमारे विधायक महोदय आज भी प्रयासरत है, लेकिन वो अभी हो नहीं पाया है। लेकिन उस श्राप से हम उभर नहीं पाएंगे शायद हम कभी और साथ ही आप बात कर रहे थे रोज़गार की, तो हमने अभी विधायक महोदय को और सांसद महोदय को भी अवगत कराया
और वो हमारे लगभग उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम पर्यटक स्थल की ओर हम अग्रसर हैं। विराटनगर बहुत जल्दी पर्यटक स्थल में घोषित, शायद आने वाले बजट में घोषित हो जाए और इसमें रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रोज़गार का अवसर मिलेगा और वो आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप बताना चाहेंगे कि पूर्व विधायक जी ने कितना क्या विकास करवाया इधर? पत्रकार महोदय अगर विकास करवाते तो इस प्रकार से उनके सरकार की, कांग्रेस सरकार की हालत नहीं होती। इस विधानसभा से 18,000 वोटों से हार के गए हैं वो, 18,000 वोटों से हारे हैं। हमारे 17,590 वोटों से जीत हासिल की है कुलदीप धनखड़ जी ने। जी बिल्कुल सत्य बात है। लगभग मैंने कहा 18,000 वोटों से लगभग 17,590 वोटों से पराजित होकर के गए हैं। और इस विराटनगर शहर की बात करें, ये तो विराटनगर शहर वो शहर रहा है जिनकी महिमा महाभारत काल से गुणगान करती आ रही है और ऐसे शहर को तोड़ने का, जीर्ण शीर्ण करने का जो प्रयास उन्होंने किया तो उसका खामियाजा एक हार के रूप में, पराजय के रूप में उनको प्राप्त हुआ है। जैसा कि आपने विधायक साहब को विकास के कार्य के आधार पर अगर 10 में से कितने अंक देना चाहिए? मैं 10 में से 10 अंक देना चाहूँगा और मैं ही नहीं देना चाहूँगा, यहाँ का प्रत्येक नागरिक, यहाँ का प्रत्येक छात्र, प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक युवा, प्रत्येक महिला, प्रत्येक दुकानदार, हर व्यक्ति, हर वर्ग उनको 10 में से 10 नंबर देना चाहेगा। जैसे कि एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि अपनी राजस्थान की बीजेपी सरकार है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने विधायक जी से अगर कुछ मांगे रखना चाहे, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहे, वो क्या होंगी? देखिए, आप और हम सबके सामने जग जाहिर है, हमारे यशस्वी राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने जो राजस्थान को दिया है, शायद ही मुझे लगता है आज तक किसी ने दिया हो, जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था। यमुना जल समझौता जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था, उस काम को हमारे यशस्वी विधायक महोदय ने किया है। श्री राम जल सेतु परियोजना का समझौता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने किया है। और एक ऐसा सहज और सरल व्यक्तित्व का धनी ऐसे हमारे आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा, जिनसे आज अगर कोई आम व्यक्ति भी चाहे उनसे संवाद कर सकता है, उनसे वार्ता कर सकता है। और मुझे लगता है कि लगभग 18 से 20 घंटे वो राजस्थान के लिए रोज़ काम कर रहे हैं और विगत 2.5 वर्ष से बिना कोई छुट्टी लिए वो लगातार इस राजस्थान को और इस वसुंधरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी रोज़गार पे हमने बात करी थी, रोज़गार की थोड़ी यहाँ समस्या है और आप रिको एरिया लाने के लिए भी बात कर रहे हैं विधायक साहब से, तो रोज़गार को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी चल रहा है दिल्ली जंतर मंतर पर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हो, मैं आश्चर्यचकित हूँ। मैं खुद एक प्रतियोगी परीक्षाओं के रूप में कक्षाएं चलाता हूँ। ऐसे विद्यार्थी मैंने अपने जीवन में देखे नहीं है। मैं खुद भी विद्यार्थी रहा, लेकिन मुझे लगता नहीं है जिस प्रकार से विदेशी फंडिंग के माध्यम से भारत को बदनाम करने का जंतर मंतर पर जो कार्य किया जा रहा था, ये असम्य है। ये कभी माफ़ी के लायक नहीं है। ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक जो विदेशों में बैठ कर के बात करते हैं, अगर तुम्हारे को बात करनी है तो भारत के गाँवों में निवास करो, भारत के परिक्षेत्र में निवास करो और यहाँ रह कर के यहाँ के जो समस्याएं हैं उनको उठाने का प्रयास करो। आप बाहरी ताकतों के बलबूते पर अगर भारत को करने का कार्य करेंगे तो भारत के युवा सनातनी हिंदू कभी इस बात को माफ नहीं करेंगे आपको। जिस प्रकार से आपने कहा कि यहाँ के भारत के शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक किया है, वो सरासर गलत है। यहाँ के पूर्ववर्ती सरकार में 17 बार पेपर लीक हुए हैं। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा सौंपा है, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। लेकिन यहाँ के बेशरम पूर्व शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के श्री गोविंद सिंह डोडासरा ने बेशर्मी की हद पार की थी। 17 बार पेपर लीक करने के बाद में उन्होंने उसकी जिम्मेदारी तक नहीं ली, इस्तीफा देने की बात छोड़िए। हम विद्यार्थियों के हित के साथ हैं, हम विद्यार्थियों के संघर्ष के साथ हैं। हम कभी भी हमारे विद्यार्थियों को बाहरी ताकतों के बलबूते पर बहकाने के पक्ष में नहीं हैं। उन्हें हम अपने पक्ष में लेने के लिए, उन्हें समझाने के लिए और नैतिक जिम्मेदारी के रूप में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। और असली वास्तविक बात तो आपको पता है मित्र कि नीट का पेपर कौन करवाता है, किस प्रकार की एजेंसियां करवाती हैं। किसी भी प्रकार से इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं थे,
लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने सनातनी हिंदू पाठ्यक्रम में बदला है, महाराणा प्रताप को महान बताया है और अकबर बाबर को हटा करके पाठ्यक्रम से फेंका है और आपातकाल को इस पाठ्यक्रम में शामिल किया है, उसी के कारण ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी के कारण धर्मेंद्र प्रधान को बदनाम करने का कार्य ये विपक्षी पार्टियों द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा था। जिस राहुल गांधी की बात करते हैं, आप आइए ना डिबेट कीजिए भारत के युवाओं के साथ में, क्या बात करते हैं आप, अपने आप को शिक्षाविद कहते हैं, कोई शिक्षाविद नहीं है। आपको भारत के संस्कारों की, भारत की संस्कृति की और भारत के यहाँ गांव में निवास करने वाले किसानों की किसी समस्या के बारे में आपको पता नहीं है। आप धूर्त हैं, मैं फिर से कहता हूं कि आप पप्पू हैं। जैसा कि डोडासरा जी ने ये भी कहा है कि ये जो अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें देरी का कारण भी बीजेपी सरकार ही है। देखिए, ये हमारा भारत भाजपा सरकार का शुरुआती समय से एक एजेंडा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव। बार बार चुनाव के नाम पर लाखों करोड़ों का जो खर्चा होता है, जो विकास कार्य रुकते हैं इसमें चुनाव के कारण, वो सब रोकने का, उन सब फिजूल खर्ची को रोकने का कार्य हमारी सरकार कर रही है और हम इस चुनाव को जल्द ही एक साथ करवाने का कार्य कर रहे हैं और इसके लिए कुछ बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। जैसे कि आरएलपी नेता है हनुमान बेनीवाल जी, वो भी भजनलाल जी पर गणित टिप्पणियां करते हैं, वो उनको मूर्खों का राजा तक कह देते हैं। उनके बारे में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहूँ। मैं ये आरएलपी शायद कौन सी कैसी पार्टी है, कोई कौन हनुमान बेनीवाल, शायद वही क्या जो मोदी के आगे पीछे घूमता था पहले, वही है क्या हनुमान बेनीवाल? मैं ठीक से पहचानता नहीं हूँ, शायद वही व्यक्ति होंगे। मूर्खादि राज, एक ऐसे व्यक्ति के कह रहे हैं आप कि शायद राजस्थान का कोई व्यक्ति इस अपराध को क्षमा नहीं करेगा और आने वाले चुनाव में जवाब दे देंगे। कौन हनुमान बेनीवाल है, उनको भी जवाब दे देंगे। चुनाव के माध्यम से, वोट की ताकत के माध्यम से हम जवाब दे देंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा की अगर बौद्धिक क्षमता की हम बात करें तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने हरियाणा के साथ में यमुना जल समझौता किया है। वो सब बौद्धिक शक्ति का एक परिचय है। ये मुद्दा 30 यमुना जल समझौता जो मुद्दा 30 साल से दबा हुआ था, अब ये आएगा तो इसको शेखावाटी क्षेत्र को पानी मिलेगा, चूरू झुंझुनू सीकर को। तो 30 साल से मुद्दा दबा हुआ था और अब जाके उठा है, इसके पीछे क्या वजह? नीयत खराब थी लोगों की। मैं बात करूं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व पीसीसी चीफ, इन सब लोगों की नीयत खराब थी, काम करना ही नहीं चाहते थे। काम करने वाला धरती पुत्र हमारे यशस्वी विधायक शौरी मुख्यमंत्री महोदय ने इस क्षेत्र, इस बारे में, इस काम के बारे में चर्चा की और तुरंत उन्होंने इस काम का समाधान भी किया है, इस समस्या का समाधान भी किया है। चूरू और शेखावाटी क्षेत्र आने वाले समय में एक अलग ही रूप में उभर करके आएगा और ये अनमोल सौगात को प्राप्त करके वहाँ के लोग बारंबार यहाँ के मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। तो राजस्थान सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा मित्र। अगर मैं आपसे बात करूं तो आने वाले जो मुख्यमंत्री रहेंगे राजस्थान के, वो आप किस चेहरे को देखना चाहेंगे? मैं भजनलाल शर्मा को देखना चाहूँगा। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और आप सोचिए कितनी बड़ी शक्ति उनके अंदर होगी, किस प्रकार से उन्होंने संगठनात्मक रूप से कार्य करके राजस्थान में अपना परिचय दिया है और आज एक मुख्यमंत्री के रूप में, प्रथम बार विधायक चुन के ही मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं। बहुत बड़ी बौद्धिक क्षमता उनके पास में उपलब्ध है मेरे मित्र, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। जैसे कि गहलोत जी के शासनकाल में और भजनलाल जी का जो वर्तमान शासनकाल चल रहा है, इसमें विकास के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? किस शासनकाल में विकास ज़्यादा हो पाया? भजनलाल सरकार 2.5 साल अगर उनकी देखें और गहलोत सरकार की 5 साल देखें तो भी आप भजनलाल सरकार का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनके 5 साल इनके आगे फीकी है, बहुत फीकी है इनके आगे। बहुत शानदार और अकल्पनीय कार्य मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने किया है। हमने समस्याएं भी सुनी और यहाँ कितना क्या विकास हुआ और शासन प्रशासन के बारे में भी यहाँ पर तारीफ हुई है। और आगामी मुख्यमंत्री यहाँ की जो जनता है वो बीजेपी भजनलाल जी को ही देखना चाहती है और ऐसी ही लाइव अपडेट मैं आपको देता रहूँगा विराटनगर विधानसभा से। धन्यवाद।